वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन पर। उप्स कॉन्सेप्ट की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर की। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसे किस तरीके से बनाया जाता है और ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में बताया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है, इस लेक्चर को देखने से पहले उसे कवर करें और फिर इसे समझें। ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो यूज है वो कोई भी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के काम में आता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमेशा न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट पर ही काम करेगा। इस चीज को हम समझते हैं कैसे कि सपोज मान लीजिए कि हमने कोई टेस्ट नाम की क्लास बना रखी है। ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है, हम टेस्ट क्लास का टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब हम ये काम करते हैं तो इसके करते ही हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अगर मेरा कोई अगला इसी क्लास का कोई नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनता है टेस्ट T1। ठीक है। तो ये T1 जो है मेरा, ये डिक्लेयर और इनिशियलाइज किसके थ्रू हो, जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके थ्रू। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, टेस्ट T1 इक्वल्स टू। ये लाइन लिखते ही आपकी क्लास के अंदर क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये एक टाइप है कंस्ट्रक्टर का, ध्यान रखिए। जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, उसी तरीके से हमें अपनी क्लास के अंदर एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो सिंटेक्स है वो क्या है, किस तरीके से बनता है। जैसे मान लो टेस्ट क्लास का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो हमने टेस्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम के समान होगा, टेस्ट, और इसके अंदर हमने टेस्ट M%P, ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। यहां पर हमेशा M%, यानी कि जब आप ये लाइन लिखते हो तो जो ये T ऑब्जेक्ट है, इस T ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस P को पास हो जाएगा। तो जब इसका रेफरेंस इस P के पास आ गया तो P ऑब्जेक्ट जो है, ये भी देखो ऑब्जेक्ट टाइप का ही आर्गुमेंट पास किया हुआ है, तो P ऑब्जेक्ट जो होगा वो T की तरह ही इस बॉडी के अंदर वर्क करेगा। और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किसने करवाया है, T1 ने। तो यहां पर मैं अगर लिखता हूं, मान लीजिए कि मैंने क्लास के अंदर एक वेरिएबल ले रखा है x, ठीक है। तो x इक्वल्स टू p डॉट x। ऐसा करने से क्या होगा कि t की जो x की वैल्यू है वो p के माध्यम से होते हुए किसे असाइन हो जाएगी, x को। और ये x किसके लिए काम करेगा, ये x काम करेगा T1 के लिए। तो इंटरनल प्रोसेस ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से होगा क्या कि T1 डॉट एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा T डॉट एक्स। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के पास जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी हो जाएगी। ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहां पर ये ध्यान देने की बात है कि यहां पर हमेशा रेफरेंस ही क्यों पास किया जाता है। रेफरेंस के अलावा अगर हम रेफरेंस न लिखें तो क्या होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर ये नहीं लिखा, ये आपने ऐसा ही कर दिया, तो इंटरनल प्रोसेस क्या होगा कि जैसे ही ये कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पास होगा। यहाँ पास होने से ये क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट, जो ये आर्ग्यूमेंट है ना, ये इसको कंपाइलर कैसे समझेगा, टेस्ट p इक्वल्स टू t, ये लाइन बनाएगा कंपाइलर। ठीक है। अब ये देखो, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिमिलर है इसके, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करा रहा है। तो ये बार बार इसको कॉल कराएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो ये फंक्शन जो है ना अपने आप को कॉल कराता रहेगा। इसको अपन क्या कहते हैं, रिकर्सिव। तो कंपाइलर इसी में उलझा रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कंपाइलर एक एरर जनरेट कर देगा अगर आप यहाँ M% नहीं लगाते हो तो। ठीक है। रेफरेंस अगर पास नहीं करोगे तो यहाँ पर आपके पास इलीगल स्टेटमेंट की आपके पास में एरर आ जाएगी। इसलिए हमेशा यहाँ रेफरेंस को पास किया जाता है। ओके। तो हम इसको एक पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाते हैं और उससे समझते हैं इसे। मैं हेडर फाइल्स यूज नहीं कर रहा हूं, ये आप अंडरस्टूड है कि हेडर फाइल्स आपको लगानी है। मैं सीधा क्लास से स्टार्ट कर देता हूं। क्लास टेस्ट स्टार्ट करी। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर डेटा नाम से, ठीक है।
और मैंने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने डेटा की वैल्यू सेट कर दी 100। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बंद हो गया। इसको मैं यहीं पे बंद कर देता हूँ। वर्किंग एरिया मेरे पास कम है इसलिए। ठीक है। उसके बाद मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया टेस्ट, और इसमें इंटीजर x यानी कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसमें मैंने डेटा इक्वल्स टू कर दिया x। ठीक है। और इसको यहाँ क्लोज कर दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा डेटा इक्वल्स टू 100 और सी आउट यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। और इसको यहाँ क्लोज कर दिया। फिर बनाया अपना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें मैंने पास करवाया मेरा यहाँ पर आर्गुमेंट इंटीजर x, और इसके अंदर मैंने ये जो डेटा वेरिएबल ले रखा है डेटा इक्वल्स टू कर देते हैं अपन x को। ये यहाँ क्लोज। फिर इसी क्लास के अंदर हम एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए लिखा डेटा और यहाँ पर डेटा नहीं, सॉरी, टेस्ट 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 क्लास है। और यहाँ पर हमने क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट दिया डी, और इसमें हमने लिख दिया डेटा इक्वल्स टू डी डॉट डेटा। यहाँ मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है। एक मैंने मेथड बना दिया void show नाम का, और इसके अंदर मैं सी आउट करा देता हूँ डाटा इक्वल्स टू डेटा एंड एल लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पर शो हो जाए। ये क्लास कर दी यहाँ क्लोज। ठीक है। और यहाँ void main के अंदर हमने अब देखो खेल यहाँ से स्टार्ट होगा void main से। void main में जाकर के मैंने टेस्ट नाम की क्लास है मेरी, टेस्ट t1 वैल्यू पास करा दी। ठीक है। एक लाइन मैंने ये लिखी, एक स्टेटमेंट। और फिर मैंने लिखा टेस्ट t2 इक्वल्स टू t1। फिर मैंने लिखा टेस्ट t3। ठीक है। अब थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं मैं। इसके बाद यहां से इधर t3 इक्वल्स टू t2। और एक स्टेटमेंट में लिखता हूं यहां पर टेस्ट t4 इक्वल्स टू टेस्ट t3। उसके बाद t1 डॉट शो, t2 डॉट शो, t3 डॉट शो और t4 डॉट शो। वॉइड मेन को क्लोज कर दिया। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक प्रोसेस किया है ना। तो इस क्लास के अंदर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर आता है यहाँ से यहाँ तक, पहला कंस्ट्रक्टर। दूसरा कंस्ट्रक्टर है ये यहाँ से यहाँ तक पैरामीटराइज्ड, पहला है डिफॉल्ट। थर्ड मेरा जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये है मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर, थर्ड कंस्ट्रक्टर जो है। ठीक है। फोर्थ जो है ये मेरा यहाँ तक, ये है मेरा फंक्शन। ठीक है, क्लास का मेंबर फंक्शन। यहाँ से वॉइड मेन स्टार्ट होता है।
तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम ड्राई रन करते हैं। हम चेक करते हैं, देखो यहाँ से वॉइड मेन में कंपाइलर एंट्री करता है, कर्ली ब्रेस ये रहा, यहाँ पर टेस्ट T1 पास कर दिया 200। तो यहाँ से ये क्या करेगा, जंप करके ये जाएगा सेकंड नंबर में, यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू किसको असाइन हो गई, सॉरी 200 वैल्यू x को असाइन हो जाएगी, वो वैल्यू किसको जा रही है, डेटा को। तो मेरा जो ये T1 ऑब्जेक्ट बना, T1 के पास जो डेटा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 200, इस लाइन से T1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू। ठीक है, फिर आया T2 इक्वल्स टू T1, यहां से मेरा मेन जो है जिसको हम आज स्टडी कर रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये कॉल होगा थर्ड नंबर। T1 जो होगा वो एज ए T1 का रेफरेंस D को चला जाएगा। ठीक है, तो D ऑब्जेक्ट आपके पास में इनिशियलाइज हो गया, तो D डॉट डेटा यानी कि T1 का जो डेटा है, T1 के डेटा के पास क्या वैल्यू है, 200। ये देखो ये T2 ऑब्जेक्ट बना, T2 के पास डेटा, T2 ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल कराया, इसलिए इसके डेटा वेरिएबल में किसकी वैल्यू चली जाएगी, D डॉट डेटा यानी कि 200 वैल्यू इसके पास भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने ये यहां से T3 को कॉल कराया। देखो अब इससे पहले क्या हुआ कि ये जो दो ऑब्जेक्ट बने T1 और T2, T1 के केस में हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो मैंने इसमें कोई भी सी आउट नहीं लिख रखा, तो कुछ आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट नहीं होगा। लेकिन जब ये T2 इक्वल्स टू T1 यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये इंटरनल प्रोसेसिंग होने के बाद सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन जो है इसके ऊपर आपके पास में आ जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट जो बनाया टेस्ट T3। ठीक है, टेस्ट T3 जैसे ही हुआ तो मेरा क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहां से कंपाइलर जंप करता हुआ यहाँ इसके अंदर आएगा। तो T3 ऑब्जेक्ट ये बना T3, T3 के पास डेटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 100। यहाँ देखो यहाँ से हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी है। ठीक है, और आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, ये जो आउटपुट सी आउट जो मैंने लिखे ना, ये आपको फ्लो समझाने के लिए लिखा है कि कैसे कंपाइलर घूम रहा है। देखो अगर आप कंपाइलर को समझ गए तो आपका सारा खेल सेट है, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें काम करवाना है इससे। ठीक है, इसके बाद में हमने लिखा है यहाँ पर T3 इक्वल्स टू T2, जैसे ही आपने लिखा तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आपका क्या कहलाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये इक्वल्स टू आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब आप ये लाइन लिखते हो तो इस लाइन से आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है। ये क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है ये एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर रहा है T3 इक्वल्स टू T2 लिखने से। बस इसके साथ क्या है कि ये दोनों सेम क्लास के होने चाहिए। ठीक है, तो ये करने से आपके पास T2 की वैल्यू कितनी है, T2 ऑब्जेक्ट के पास में वैल्यू है 200, तो T3 इक्वल्स टू T2 करने से ये ओवरलैप हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 200। ठीक है, इसके बाद आपने ये देखो फोर्थ जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने T4 इक्वल्स टू टेस्ट T3, इस तरीके से लिखने से भी आपकी क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये चौथा ऑब्जेक्ट भी बना, इसके पास भी डेटा इक्वल्स टू हो गया 200। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसा लिख सकते हो ये वाला, जब आप ऐसे लिखते हो तब भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब आप ये लाइन लिखते हो इस तरीके से तब भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां तक चार ऑब्जेक्ट बन गए और चारों ऑब्जेक्ट के पास जो डेटा वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट हो गई। अब हमने वन बाय वन हर ऑब्जेक्ट शो मेथड को कॉल करा रहा है। तो जब ये T1 डॉट शो होगा तो कंपाइलर यहां से शो मेथड के अंदर जाएगा और T1 ऑब्जेक्ट की जो डेटा की वैल्यू है वो प्रिंट होगी, तो डेटा इक्वल्स टू 200। फिर T2 के लिए भी, सॉरी देखो इससे पहले यहां पर जब आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है टेस्ट T4 इक्वल्स टू टेस्ट T3, ठीक है, तो इससे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगा, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा और सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर देगा यहाँ पर ही आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद T1 T2 T3 T4 शो मेथड को कॉल करवा रहे हैं, तो यहां से कंपाइलर शो के अंदर जाएगा और सी आउट डेटा की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो मैसेज के साथ वैल्यू आएगी डेटा इक्वल्स टू 200।
डेटा इक्वल्स टू 200, डेटा इक्वल्स टू 200 और डेटा इक्वल्स टू 200। ये आपका आउटपुट आएगा। ओके, तो ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, किस तरीके से उसे कॉल करवाया जाता है, कैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एम% यानी कि रेफरेंस को ही पास करना क्यों जरूरी है। तो ये पूरा कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट लिख सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं। ठीक है। और एक खास बात, जो भी स्टूडेंट्स मेरे ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे जो भी नए लेक्चर आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।